छत्तीसगढ़ ने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है। यह दृष्टिकोण वनों के आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्य पर प्रकाश डालता है तथा जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह फल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए सतत विकास प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी क्या है? पारंपरिक जीडीपी किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य का माप। जीडीपी 1944 से वैश्विक मानक रहा है। जीडीपी बनाने वाले अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने कहा कि जीडीपी किसी देश के वास्तविक कल्याण को प्रतिबिंबित नहीं करता है क्योंकि यह पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे कारकों की अनदेखी करता है। हरित जीडीपी यह पारंपरिक जीडीपी का संशोधित संस्करण है जो आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखता है। यह आर्थिक उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण जैसे कारकों को शामिल करता है, जिससे किसी देश की वास्तविक संपदा का अधिक व्यापक चित्र प्रस्तुत होता है। ग्रीन जीडीपी की आवश्यकता। पारंपरिक जीडीपी स्थिरता, पर्यावरण क्षरण और सामाजिक कल्याण को नज़रअंदाज करती है। यह पर्यावरण पर दीर्घकालिक परिणामों पर विचार किए बिना केवल आर्थिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरी ओर हरित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास टिकाऊ प्रथाओं के अनुरूप हो तथा पर्यावरणीय क्षति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी की वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित करे। सूत्र। विश्व बैंक के अनुसार ग्रीन जीडीपी बराबर एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद माइनस प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत प्लस पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण की लागत, जहां एनडीपी बराबर जीडीपी ऋण उत्पादित परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास। प्राकृतिक संसाधन ह्रास की लागत से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण होने वाली मूल्यहानि से है। पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण की लागत से तात्पर्य प्रदूषण और वनों की कटाई जैसे पर्यावरणीय क्षति से होने वाली हानि से है। एक बार बता दें कि 2024 में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक लॉन्च करने वाला विश्व स्तर पर पहला राज्य बन जाएगा। यह सूचकांक पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से आगे बढ़कर पर्यावरण में किए गए योगदान को भी मापता है। जीईपी सूचकांक में वृक्ष प्रजातियों के मूल्य, उत्तरजीविता दर और संरक्षण प्रयासों जैसे कारकों को शामिल किया गया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ के लिए वनों से जुड़े हरित जीडीपी का क्या मतलब है? छत्तीसगढ़ में वनों की भूमिका। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जो 683.62 वर्ग किलोमीटर बढ़ी। राज्य का कुल वन क्षेत्र अब इसके भौगोलिक क्षेत्र के 44.2% तक फैला हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है तथा जलवायु परिवर्तन शमन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन लाखों लोगों की आजीविका का आधार है तथा तेंदुपत्ता, लाख, शहद और औषधीय पौधे जैसे वन उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के वन स्थानीय जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, जहां सरना और मंदार जैसे पवित्र वनों को दैवीय निवास के रूप में पूजा जाता है। वनों को हरित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से जोड़ने के निहितार्थ। यह दृष्टिकोण वनों के आर्थिक और पारिस्थितिक मूल्य पर प्रकाश डालता है तथा विकास और स्थिरता के बीच संतुलन को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता देकर राज्य का लक्ष्य भावी पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। ग्रीन जीडीपी सतत विकास को कैसे बढ़ावा देता है? संसाधनों का सतत उपयोग। पर्यावरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए ग्रीन जीडीपी अधिक सतत उत्पाद और उपभोग पैटर्न को प्रोत्साहित करके एसडीजी 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पाद को बढ़ावा देता है। हरित
सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी आर्थिक उत्पादन को अधिकतम करने से ध्यान हटाकर प्राकृतिक पूंजी के संरक्षण पर केंद्रित करता है, जो दीर्घकालिक समृद्धि को समर्थन देता है। जलवायु परिवर्तन शमन हरित जीडीपी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी लाने और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने का समर्थन करता है, जो SDG 13 जलवायु कार्रवाई के साथ संरेखित करते हुए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देता है। जैव विविधता संरक्षण ग्रीन जीडीपी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों की सुरक्षा करता है, जो SDG 15 भूमि पर जीवन और SDG 14 पानी के नीचे जीवन के अनुरूप है। यह नीति निर्माताओं को ऐसे नियम बनाने में सक्षम बनाता है जो आर्थिक विकास को पारिस्थितिक स्थिरता के साथ संतुलित करता है। हरित निवेश को प्रोत्साहित करना हरित जीडीपी टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में निवेश को बढ़ावा देता है तथा हरित नौकरियों और उद्योगों को बढ़ावा देता है। यह पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए समावेशी टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर SDG 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास का समर्थन करता है। हरित जीडीपी की वैश्विक प्रथाएं संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली SEEA आर्थिक और पर्यावरणीय आंकड़ों को एकत्रित करते हैं ताकि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके तथा पर्यावरणीय परिसंपत्तियों और मानवता के लिए उनके लाभों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यूरोपीय संघ की जीडीपी से परे पहल आर्थिक आकलन में स्थिरता मैट्रिक्स को एकीकृत करती है, जो ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है। विश्व बैंक संपत्ति लेखांकन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन वेव्स एक विश्व बैंक के नेतृत्व वाली साझेदारी है जो विकास योजना में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन को एकीकृत करके सतत विकास को बढ़ावा देती है। भूटान की सकल राष्ट्रीय खुशी GNH रूपरेखा पारिस्थितिक स्थिरता को अपनी विकास नीतियों के मूल में रखती है। अन्य देश चीन, नॉर्वे और अमेरिका ने पर्यावरणीय लागतों को अपने राष्ट्रीय खातों में शामिल करने का प्रयोग किया है। हरित जीडीपी ढांचे के सामने क्या चुनौतियां हैं? वन आवरण परिभाषा भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अंतर्गत वन शब्द से पाम ऑयल और रबर जैसे बागान शामिल हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं और प्राकृतिक वनों के समान पारिस्थितिक लाभ प्रदान नहीं कर सकते हैं। उदाहरण पाम ऑयल और रबर बागान जैसी गतिविधियां अक्सर प्राकृतिक वनों का स्थान ले लेती हैं, जिससे जैव विविधता की हानि, मृदा क्षरण और पर्यावरणीय व्यवधान उत्पन्न होते हैं। ग्रीन जीडीपी गणना में वृक्षारोपण को वन मान लेने से राज्य की पारिस्थितिकी स्वास्थ्य की भ्रामक तस्वीर बन सकती है, जिससे ढांचे की विश्वसनीयता से समझौता हो सकता है। राजनीतिक एजेंडा यदि वन क्षेत्र को वित्त पोषण का मानदंड बना दिया जाए तो कम पारिस्थितिक वन मूल्य वाले राज्य अनुदान प्राप्त करने के लिए आंकड़ों में हेरफेर कर सकते हैं, कि इससे प्राकृतिक वनों की तुलना में वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे पारिस्थितिक क्षति हो सकती है। स्थानीय निकायों का एकीकरण पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों को हरित जीडीपी ढांचे में शामिल करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जमीनी स्तर पर नेताओं में जागरूकता और साक्षरता की कमी है। लाभों पर स्पष्टता का अभाव ग्रीन जीडीपी लेखांकन के वित्तीय लाभों पर स्पष्टता का अभाव है कि वे स्थानीय समुदाय जैसे जनजाति और वनवासियों तक कैसे पहुंचेंगे, जिन्होंने पारंपरिक रूप से पीढ़ियों से वनों को संरक्षित किया है। पद्धतिगत अंतर ग्रीन जीडीपी की गणना के लिए कोई एकल सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत विधि नहीं है, जिससे विभिन्न देशों के बीच तुलना करना कठिन हो जाता है। पर्यावरणीय लागतों और सेवाओं का मूल्यांकन एक जटिल प्रक्रिया है और यह स्थानीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। आगे बढ़ने का रास्ता एक स्पष्ट मानक ढांचा सरकारों को हरित सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए एक सुसंगत और पारदर्शी पद्धति अपनाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरणीय सेवाओं और लागतों में स्पष्टता सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक जांच हेरफेर से बचने के लिए डाटा पारदर्शी होना चाहिए और विश्लेषकों और आलोचकों द्वारा जांच के लिए खुला होना चाहिए। मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। बेहतर कार्बन पृथक्करण
और जैव विविधता संरक्षण के लिए देसी वनों और पारिस्थितिकी प्रणालियों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करें। जन जागरूकता स्थिरता प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन जीडीपी के लाभों के बारे में समुदायों को शिक्षित करें। वन संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों को प्रोत्साहित करने से न्यायसंगत और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिजली नियम 2022 को रद्द कर दिया। हाल ही में वृंदावन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड मामले 2024 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए विद्युत हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना नियम 2022 GEOA नियम 2022 को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कर्नाटक विनियामक आयोग हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच के लिए नियम और शर्तें विनियम 2022 को भी रद्द कर दिया, जिसे कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग KERC ने अब अमान्य हो चुके GEOA नियम 2022 के आधार पर तैयार किया था। मामले के मुख्य तथ्य क्या हैं? याचिकाकर्ताओं की दलीलें। जल विद्युत कंपनियों ने GEOA नियम 2022 को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि यह नियम विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(2) उपधारा 2 और 181 के तहत नियम बनाने के KERC के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है। केंद्र का बचाव। केंद्र सरकार ने संघ सूची की प्रविष्टि 14, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38 और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 उपधारा 1 के तहत अपनी शक्तियों का हवाला देते हुए नियमों का बचाव किया। इसने दावा किया कि ग्लासगो शिखर सम्मेलन 2021 में COP 26 प्रतिबद्धताओं के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों को पूरा करने के लिए ये नियम आवश्यक थे। रद्द करने का कारण। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार के पास विद्युत अधिनियम 2003 के तहत ऐसे नियम बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये शक्तियां KERC जैसे राज्य विद्युत नियामक आयोगों को सौंपी गई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र नियामक ढांचे को दरकिनार करने के लिए अवशिष्ट शक्ति के रूप में धारा 176 उपधारा 2 का उपयोग नहीं कर सकता। विद्युत अधिनियम 2003 यह सुनिश्चित करता है कि टैरिफ निर्धारण और खुली पहुंच प्रावधानों सहित नियामक शक्तियों का प्रयोग सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त स्वतंत्र नियामक आयोगों द्वारा किया जाए। टिप्पणी। विद्युत नीति 2005 में खुली पहुंच को सुगम बनाने की जिम्मेदारी सीधे राज्य नियामक आयोगों पर डाल दी गई है। विद्युत अधिनियम 2003 धारा 42 उपधारा 2 इसने लाइसेंसधारियों के वितरण के लिए खुली पहुंच पर उपयुक्त आयोग को विशेष अधिकार सौंपा। धारा 181 राज्य आयोग विद्युत अधिनियम 2003 और उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए उसके नियमों के अनुरूप विनियम जारी कर सकते हैं। धारा 176 उपधारा 1 केंद्र सरकार इस अधिनियम 2003 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। धारा 176 उपधारा 2 इसमें उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्य और कर्तव्य। संघ सूची की प्रविष्टि 14 यह विदेशी देशों के साथ संधियों और समझौते करने तथा विदेशी देशों के साथ संधियों, समझौतों और अभिसमयों को क्रियान्वित करने से संबंधित है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 38 भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 की प्रविष्टि 38 में विद्युत एक समवर्ती विषय है। विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। GEOA नियम 2022 क्या है? इसके बारे में इसे भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य खुली पहुंच के माध्यम से सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। खुली पहुंच का अर्थ है उपभोक्ता अपने आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से भी बिजली खरीद सकता है। मुख्य विशेषताएं। हरित ऊर्जा यह अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा हरित
सहित हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देता है। निचली सीमा ओपन एक्सेस लेन-देन की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई, जिससे छोटे उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की अनुमति मिल गई। हरित ऊर्जा की मांग करने का अधिकार उपभोक्ताओं को डिस्कॉम से हरित ऊर्जा मांगने का अधिकार है, जिन्हें इसकी पूर्ति करनी होगी। एक समान आरपीओ, एक समान नवीकरणीय खरीद दायित्व आरपीओ सभी दायित्वपूर्ण संस्थाओं पर लागू होता है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया भी शामिल है। आरपीओ के तहत डिस्कॉम जैसे बाध्य संस्थाओं को अपनी बिजली का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा आरई स्रोतों से खरीदना अनिवार्य किया गया है। हरित प्रमाण पत्र हरित ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को मान्यता के रूप में हरित प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। क्रॉस सब्सिडी पर सीमा लगाना और अतिरिक्त अधिभार हटाना जैसे प्रोत्साहन हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। भारत के विद्युत क्षेत्र की स्थिति क्या है? भारत तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और उपभोक्ता अप्रैल 2024 तक 442.85 गीगावाट ने वित्त वर्ष 2023 में बिजली की खपत में 9.5% की वृद्धि देखी। ऊर्जा परियोजनाएं 111 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा पाइपलाइन का 24% हिस्सा बनाती हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक AT&C घाटा 15.4% रहने का अनुमान है। पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना RDSS के अंतर्गत भारत का लक्ष्य 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर AT&C घाटे को 12 से 15% तक कम करना है। विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति किरीट पारीख समिति 2022 बिजली उत्पादन से जुड़े पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण सुधारों की सिफारिश की गई। अशोक चावला समिति 2011 विद्युत उत्पादन के लिए कोयला और प्राकृतिक गैस सहित संसाधन आवंटन का अध्ययन किया गया। दीपक पारेख समिति 2008 विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपाय सुझाए गए। भारत का अद्यतन NDC लक्ष्य कोप 26 ग्लासगो शिखर सम्मेलन 2021 में भारत ने 5 आयामी पंचमित्र जलवायु कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए 2070 तक उत्सर्जन को 0 तक कम करने का संकल्प लिया। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना। 2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना। 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% की कमी लाना। 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना। निष्कर्ष: कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुपालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ओपन एक्सेस को विनियमित करने की शक्ति राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के पास बनी रहे। यह निर्णय केंद्रीय नीतियों और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन को उजागर करता है, जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र के शासन के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और अफ्रीकी पूर्वी लहरें। कम्युनिकेशंस एंड अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि जलवायु परिवर्तन से अफ्रीकी पूर्वी तरंगों AEWs में परिवर्तन के कारण साहेल क्षेत्र में अत्यधिक बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि होगी। अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं? AEW गतिविधि में वृद्धि। अध्ययन में 21वीं सदी के अंत तक साहेल सहारा में AEW में वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। गिनी तट और सहारा के बीच मजबूत मध्याह्न तापमान प्रवणता क्षेत्रों के बीच तापमान में अंतर के कारण बढ़ी हुई बैरोक्लिनिसिटी, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव और घनत्व में परिवर्तन के कारण तीव्रता बढ़ रही है। मानसून प्रवाह में वृद्धि। अध्ययन में पाया गया कि निम्न स्तर की गर्मी मानसून प्रवाह को मजबूत करती है, अभिसरण को बढ़ाती है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ में प्रवेश करने वाली हवा की मात्रा उससे बाहर जाने वाली हवा की मात्रा से अधिक होती है और अंतर उष्णकटिबंधीय असंततता
ITD के साथ हवा की ऊर्ध्वाधर गति AEW गठन को बदल देती है। ITD गर्म और शुष्क रेगिस्तानी हवा तथा अरब सागर से आने वाली ठंडी और अधिक नम हवा के बीच की सीमा है। आशय: सहारा धूल परिवहन उत्तर पथ AEW सहारा रेगिस्तान के करीब से आने वाली तेज हवाएं शुष्क सहारा वायु का परिवहन कर सकती हैं, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण को रोका जा सकता है या विलंबित किया जा सकता है, जब तक कि गर्मी पश्चिमी अटलांटिक में अधिक अनुकूल परिस्थितियां ना बन जाएं। MCS से संबंध: AEW मेसोस्केल कनेक्टिविटी सिस्टम MCS से जुड़े हैं, जो अत्यधिक वर्षा का कारण बनते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि AEW की बढ़ी हुई गतिविधि से साहिल में अधिक लगातार और तीव्र बाढ़ की घटनाएं हो सकती हैं। अफ्रीकी पूर्वी लहरें क्या हैं? परिभाषा: अफ्रीकी पूर्वी लहरें AEW मौसम प्रणालियां हैं जो गर्मियों के दौरान उत्तरी अफ्रीका में बनती हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ती हैं। महत्व: AEW उत्तरी अफ्रीका के सूखाग्रस्त क्षेत्र में भारी वर्षा लाते हैं, अटलांटिक महासागर के पार सहारा की धूल को ले जाते हैं तथा AEW अटलांटिक तूफानों के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं। प्रभाव: AEW क्षेत्रीय जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से साहिल में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के तहत उसके व्यवहार को समझना आवश्यक हो जाता है। साहिल क्षेत्र: साहिल पश्चिमी और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्धशुष्क क्षेत्र है जो पश्चिम में सेनेगल के पूर्व में सूडान तक फैला हुआ है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच संक्रमण का कार्य करता है। इसमें सवाना भूभाग है जिसमें कम उगने वाली घास, कांटेदार झाड़ियां और विरल वनस्पति है। संयुक्त राष्ट्र UN ने साहिल को 10 देशों तक सीमित कर दिया है। वे हैं बुर्किना फासो, कैमरून, गाम्बिया, गिनी, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और चाड। पश्चिमी अफ्रीका की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नाइजर नदी इस क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है।